गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट है अपना पॉलिटिकल साइंस। देखिए, हम लोग केंद्र और राज्य के बीच में जो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो संबंध थे उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और लगभग हम लोगों ने जो बात की थी वित्तीय संबंध के क्षेत्र में बात की थी हम लोगों ने। वित्तीय क्षेत्र के बाद में हम लोगों ने बात की संघ राज्य संबंध में जो नियोजन की जो कार्य थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब देखिए, हम आज बात करते हैं न्यायिक संबंध में कि केंद्र और राज्य के बीच में जो न्यायिक संबंध है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले न्यायिक संबंध के अंतर्गत मैं आप लोग बताऊँ, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो बात हो न्यायिक संबंध के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच में न्यायपालिका से संबंधित जो है केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्यों में जो न्यायिक संबंध है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले न्यायिक संबंध के अंतर्गत भारत में क्या कि एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। अब देखिए, इसके अंतर्गत क्या गया कि भारत के इस क्षेत्र में विशेषता प्रदान करने का कार्य किया गया है। देखिए, राज्य के उच्च न्यायालय कि राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं, राज्यों के उच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय का जो क्षेत्र है वो अलग कर दिया गया है और संघीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उनका क्षेत्र अलग अलग कर दिया गया है क्षेत्र में। किंतु और ये अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च भी है। राज्य के जो उच्च न्यायालय है वो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च भी है, अर्थात इनका जो क्षेत्र पड़ता है उच्च न्यायालय का वहाँ पर वह स्वयं सर्वे सर्वा है और जो भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने यहाँ पर सर्वे सर्वा है। अब किंतु देखिए, साथ ही जो उच्च न्यायालय के जो निर्णय के विरुद्ध है वो अपील सुनने का अधिकार, अंतिम अधिकार किसको? सर्वोच्च न्यायालय हो। देखिए, तो उच्च न्यायालय के में भी यदि मान लीजिए कोई केस चल रहा है और यदि फिर भी नहीं है तो जो अपील सुनने की जो अंतिम कड़ी है वो सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात अगर किसी को यहाँ निर्णय मतलब कि उच्च न्यायालय तक कोई न्याय नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में परिवादी सर्वोच्च न्यायालय में अपील सुन सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध में भी सर्वोच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हो। और जो अपील सुनने का जो अंतिम यदि कोई न्यायालय है तो वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय के विरुद्ध में भी जो एक प्रकार अपील सुनने का जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। क्या है देखिए, और उन्हें सुन भी सकते हैं और दिशा निर्देश देने का अधिकार भी दिया गया है। अब देखिए, संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था के अंदर कहते हैं अमेरिका है, अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत क्या कहा गया है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता। देखिए, इन्हें दोनों राज्य के अंतर्गत क्या होता है कि राज्य के द्वारा यदि कोई निर्णय दिया जाता है, राज्य के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध, दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार नहीं है। अपील सुनने का अधिकार नहीं है। ये फैक्ट हो रहा है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका, लेकिन कहते हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये कहा गया कि राज्य के द्वारा, राज्य के जो उच्च न्यायालय है यदि उनके द्वारा कोई निर्णय दे दिया गया है उस निर्णय के विरुद्ध में सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि वहाँ की जो शक्तियों का वो सिस्टम अलग है, लेकिन राज्य न्यायालय में अपनी शक्तियों का प्रयोग सब रूप से कर सकते हैं जिस पर संघ निर्णय दे। लेकिन भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है और सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि की वैधता का निरीक्षण कर सकता है। देखिए, यदि कि राज्य की जो विधानमंडल यदि उनके द्वारा कुछ ऐसे
मतलब कि कानून बना दिए जाए जो सर्वोच्च न्यायालय को सही नहीं लग रहे हो, तो उनके विरुद्ध भी अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास दे दिया गया। अर्थात उनकी वैधता को परीक्षण कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय में संसद के द्वारा बनाई गई विधि का परीक्षण कर सकते हैं। और भारत में राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उनको भी यह अधिकार दिया गया है, यदि संसद के द्वारा भी यदि विधि की यदि आलोचना की जाती है, अर्थात विधि के विरुद्ध में कुछ कानूनों का निर्माण वो कर लेते हैं, तो उनकी समीक्षा करने का, यानी कि उनके विरुद्ध भी परीक्षण करने का कार्य राज्य के उच्च न्यायालय को भी दिया गया है। परीक्षण कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था न्यायिक व्यवस्था को एक रूपता देने के लिए की गई है। ये जो दोनों को जो अधिकार दिए गए हैं कि विधानमंडलों के द्वारा मान लीजिए कानूनों के विरुद्ध में कोई विधेयक पारित कर रहे हैं, तो उनके सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत उनको पुनः निरीक्षण, उनकी वैधता को रोका जा सकता है। और यदि भारतीय संसद के द्वारा भी यदि मान लीजिए ऐसे कानूनों का निर्माण कर ले, तो ऐसी स्थिति में उनको भी ये वैधता अपनाई गई है। तो ये भी एक प्रकार से नियम दिए गए हैं। दिए गए हैं, इस बात का वर्णन किया गया। फिर देखिए बाद में कहता है कि भारत में जो उच्च न्यायालय हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति है। भारत में उच्च न्यायालय हैं, इन उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो न्यायाधीश है, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय आते हैं, उन उच्च न्यायालयों के अंतर्गत जो न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सर्वोच्च इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति ऐसा नहीं खुद के विवेक से कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय के मतलब कि मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा करने के बाद ही इन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, अन्यथा मनमर्जी से राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। और अर्थात एक और है कि इनके अंदर क्या है कि इन राज्य के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का कार्य भी राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया है, लेकिन वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह मशवरा करने के बाद ही ऐसा कर सकता है। अब देखिए, एक राज्य के लिए एक ही, कभी कभी ऐसा करता है कि दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना भी कर दी जाती है और संसद के द्वारा की जाती है। मान लीजिए दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, ये प्रावधान करने का संसद के पास दिया गया है। अर्थात राज्यपालों का हस्तक्षेप इसमें नहीं किया गया, राज्यपालों को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया है। अब देखिए, इसको आप लोगों को एक बार और समझाता हूँ। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध के अंतर्गत हम लोग बात करते थे न्यायिक संबंध के बारे में। देखिए, भारत में क्या है कि एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है और इस एकीकृत न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसलिए कई जगह पर केंद्र को मजबूत किया गया तो कई राज्यों को भी मजबूत किया गया। अर्थात यदि राज्य के विधानमंडलों के द्वारा कुछ ऐसे कानूनों का निर्माण कर लिया जाए जो संविधान के विरुद्ध में या कानून की वैधता को सही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध में अपील सुनने का कार्य किया गया। अर्थात कोई परिवादी उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय से यदि संतुष्ट नहीं है तो वो अंतिम अपील के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करा सकता है। यह भी सिस्टमेटिक तरीका दिया गया है। अब इसके बाद देखिए आप लोग कि यदि ये मान के चलिए यदि संसद के द्वारा भी यदि कुछ मान लीजिए ऐसे कानूनों का निर्माण कर लिया जाए जो संविधान के विरुद्ध में है तो उनका जो परीक्षण करने का कार्य उच्च न्यायालय को भी दिया गया है। यह भी एक प्रकार सपोर्टिंग की गई है। इसलिए दोनों को एक प्रकार से संगठन में और मजबूती में बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन जो अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया है, इन दोनों राज्यों के अंतर्गत जो न्यायिक व्यवस्था अपनाई गई उसमें राज्य के द्वारा जो निर्णय दिए गए उनके विरुद्ध में अपील सुनने का अधिकार दोनों संघीय कार्यपालिका को नहीं दिया गया है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, जबकि भारत में ये व्यवस्था की गई है। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है कि जो राज्य के जो उच्च न्यायालय, उन उच्च न्यायालयों के अंतर्गत जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का जो सिस्टम है
वो क्या है देखिए कि राज्य के अंतर्गत उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति भी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा करने के बाद ही इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखा जाता है और सीनियरिटी का विशेषकर ध्यान रखा जाता है। और इन राज्यपालों का जो ट्रांसफ़र है, स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत भी ट्रांसफ़र भी एक प्रकार सलाह मशवरा करने के बाद ही किया जाता है। और एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी की जा सकती है, लेकिन संसद के द्वारा ऐसा किया जाता है। यानी संसद ये तय करेगी कि दो राज्यों के लिए कितने एक उच्च न्यायालय सफिशिएंट है, इसकी व्यवस्था करने का कार्य संसद के पास दिया गया है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि राज्य के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का जो कार्य है, उसके अंतर्गत किसी प्रकार से राज्य के राज्यपाल कोई किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकते, अर्थात उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। यानी कि राज्यपालों को एक प्रकार से साइड गाइडलाइन के अंतर्गत रख दिया गया है, खास करके इस न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत। अब देखिए संविधान संशोधन के संदर्भ में, संविधान संशोधन संविधान संशोधन संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि संविधान के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं के भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाया गया है। देखिए भारत में संविधान में संशोधन करने के लिए अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग पद्धतियों को अपनाया गया है। अर्थात संघीय व्यवस्था में राज्य को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, अर्थात कई विषय ऐसे होते हैं जहाँ पर राज्य का मतलब उस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को करने के लिए राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे अमेरिका राज्यों में कि संविधान संशोधन के लिए पहल करने का भी अधिकार दिया गया। देखिए भारत में राज्यों की स्थिति अधीनस्थ जैसी है, अर्थात केंद्र की तुलना में राज्य थोड़ा कम शक्तिशाली है। अर्थात इसके अंतर्गत देखिए जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि संसद को ये अधिकार दिए गए हैं। अर्थात संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार से संसद के अधीन रखी गई है। देखिए किसी प्रकार के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हो, उस आवश्यकता के लिए संसद के अंतर्गत जो राज्यसभा है और लोकसभा है, संसद के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा है, इन दोनों के अंतर्गत ये बात तय की गई है कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो पहले तो भारतीय संसद के द्वारा ही प्रारंभ की जाएगी। अर्थात संसद में राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग 1/3 बहुमत, दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग उपस्थित सदस्यों के 1/3 बहुमत से कोई विधेयक पारित होना चाहिए, जब ये संविधान में संशोधन हो सकता है। और जब दोनों के द्वारा ये विधेयक पारित कर लिया जाता है तो इस विधेयक की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा इस संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और स्वीकृति नहीं होगी तब तक भी संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। अर्थात संघ राज्य कार्यपालिक शक्ति का क्षेत्र, जैसे देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भी राज्य के विधानमंडलों का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भाई संविधान संशोधन में क्या था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभा को जिन निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भाग ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए संघीय व्यवस्था का राज्य के न्यायालयों में भी संबंधित प्रावधान दिया गया, यानी सूची स्पष्ट करती है कि राज्य की जो सहमति उन्हीं संविधान संशोधन आवश्यक होगी जहां संशोधन से प्रभावित होते हैं। देखिए संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, राज्य की जो भूमिका होती है, राज्य की भूमिका कि केंद्र को ये लगेगा, संसद को ऐसा लगेगा कि अमुक विषय के अंतर्गत अब राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, तभी राज्य को वहाँ इन्वॉल्व किया जाएगा, अन्यथा राज्य को संविधान संशोधन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है। यानी कि उनकी एक लिमिटेशन बांध दी गई है। देखिए इसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। संविधान संशोधन, देखिए भारतीय के अंतर्गत क्या था कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है
वो समय और परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर संविधान में संशोधन किया जाता है, कि परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि संविधान में संशोधन कब और किस प्रकार से करना। लेकिन देखिए, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया, ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से भारतीय संसद के अधीन रखी गई है। देखिए, भारतीय संसद के 2 सदन हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। संसद के इन दोनों सदनों के द्वारा अपने यहाँ अलग अलग अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो 1/3 से बहुमत पारित होना चाहिए, यानी कि राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों का 1/3 बहुमत और लोकसभा में उपस्थित सदस्यों का 1/3 बहुमत से ये पारित होना चाहिए। जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यदि ये बहुमत से पारित हो गए हैं, पारित होने के बाद क्या होता है कि इस विधेयक को अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति के द्वारा इस विधेयक की स्वीकृति दे दी जाती है और उसके ऊपर हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं, तब ये विधेयक कानून का रूप ले लेता है और संविधान में संशोधन हो सकता है। अब देखिए, राज्य की क्या, केंद्र और राज्य के अंतर्गत राज्य की भूमिका यहाँ पर एक प्रकार से नगण्य होती है कि राज्य की भूमिका कुछ समय तक राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, वहाँ पर भी निर्वाचन की प्रक्रिया है, वहाँ पर ये हो सकता है कि राज्य की कुछ भूमिका बढ़ जाती है, अर्थात राज्यों की सहमति उन्हें संविधान संशोधन की आवश्यकता है जहाँ संशोधन से प्रभावित होती है। तो ये बात होगी आप लोगों की डिस्कशन की बात, संविधान में संशोधन किस प्रकार से किए जा सकते हैं। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि टकराव के कुछ मुद्दे। देखिए, टकराव के भी कुछ मुद्दे होते हैं केंद्र और राज्य के बीच में। टकराव के मुद्दे, केंद्र और राज्य के टकराव के मुद्दे हैं। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच में टकराव के मुद्दे हैं। केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच टकराव के कौन कौन से मुद्दे हैं, उनके ऊपर डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखिए, राज्य क्षेत्र सत्ता का केंद्रीकरण अधिकाधिक जो केंद्र सरकार के अधीन रखा गया। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, केंद्र और राज्य के बीच क्या हुआ कि जैसे भारत देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच में एक प्रकार से टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लग गई। लेकिन टकराव के समय क्या हुआ था कि केंद्र में अधिकांश समय, केंद्र में अधिकांशतः कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। भाई, अधिकांश समय तक ये हम कह सकते हैं केंद्र के अंतर्गत जो कांग्रेस पार्टी की सरकार, यानी कि एक ही राजनीतिक दल, एक राजनीतिक दल, भाई एक राजनीतिक दल का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा केंद्र में। तो इसीलिए क्या होता है कि उस समय स्वतंत्रता के बाद से लेकर 1967 तक, यहाँ तक आते आते तो क्या केंद्र में एक प्रकार टकराव की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होती थी, केंद्र में भी कांग्रेस और राज्य में भी कांग्रेस। तो तब तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती थी दोनों क्षेत्रों में, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों जगह पर ही कांग्रेस पार्टी की सरकारें होती थी, क्योंकि दोनों एक ही दल की सरकार थी, उन्हें टकराव की स्थिति कम होती थी अर्थात। लेकिन 1967 के बाद जैसे केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी का प्रभाव निरंतर और लगातार बना रहा, लेकिन राज्य के अंतर्गत क्या होती है कि सरकारें बदलती गई, राज्यों में अन्य दल की सरकारें बनने लग गई, अन्य दलों की सरकारें बनने लग गई। हुआ ये कि केंद्र और राज्य में टकराव की स्थितियाँ अब उत्पन्न हो गई और इसके अंतर्गत राज्यों के अंतर्गत क्या होता है कि अन्य राजनीतिक दलों की सरकारें अस्तित्व में आ गई। तो तब क्या होता है कि इस समय ऐसी स्थितियाँ बन गई थी कि जो राज्यपाल है, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होता था और वह अपने अनुभव का लाभ देने के लिए उत्तरदायी होता था, और दुरुपयोग के रूप में केंद्र के द्वारा जो हित होते थे उसकी मतलब कि राज्यपाल पद एक प्रकार से विवादों के अंतर्गत 1967 के बाद से आने लग गया था। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है एक बार केंद्र सरकार का एक प्रकार के एजेंट के रूप में, वो या यूँ कि एक दलाल के रूप में कार्य करता है 1967। अब देखिए, इस समय आते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो राज्यपाल धर्मवीर थे, उन्होंने क्या कहा कि विधानसभा भाषण के दौरान 2 पैराग्राफ में नहीं पढ़ पाए
और अजय मुखर्जी जो मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया गया था उसी को उन्होंने तीसरी कर दिया और समाप्त कर सामान्यतः उसे समाप्त करना और समाप्त करने की घोषणा की गई थी। अर्थात 1973 में बिहार के अंतर्गत भी राज्यपाल थे आर.डी. भंडारकर। उस समय राजनीतिक प्रशासन के द्वारा अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने के कारण कांग्रेस विधायक दल ने उनके महासचिव ने उन्हें केंद्र द्वारा वापस बुला लिया गया था। अर्थात एक प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति भी एक मनमाने तरीके से होने लगी थी, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में ये कहा गया कि जिस राज्य में जिस राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है सबसे पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह और परामर्श लेना चाहिए, तभी उस व्यक्ति की अमुक राज्य के अंतर्गत नियुक्ति की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। अतः केंद्र के निर्देशन में काम नहीं किया तो समय से पूर्व उठा दिया जाता है। देखिए, यदि राज्यपाल केंद्र सरकार जैसा चाहती है, यदि उस प्रकार से वो अपने कार्य नहीं कर पा रहा है तो ये मान के चलिए अमुक राज्यपाल को केंद्र सरकार के द्वारा समय से पहले उसको अपने पद से हटा दिया जाता है और वो अपने आप शांतिपूर्वक जैसा केंद्र चाहती है वैसा वो काम करते रहता है। राज्यपालों को इसलिए कथित सूत्रों में केंद्र का एजेंडा या दलाल कहा जाता है कि राज्यपालों के संबंध में ये आदेश उचित नहीं, किंतु फिर भी स्पष्ट है कि कई बार राज्यों ने केंद्र ने राजनीतिक दबाव में निर्णय लिए हैं। देख, कई बार भारत में देखने को मिला है कि केंद्र सरकार के पक्ष में राज्यपालों के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय ले लिए गए जिससे राज्यपाल का पद था वो विवादों की स्थिति में आ गया। फिर देखिए अर्धसैनिक बलों का प्रयोग। अर्धसैनिक बलों का प्रयोग अर्धसैनिक बलों का प्रयोग। अब अर्धसैनिक बलों में क्या है कि एक सिस्टम बताया गया है। सामान्यतः अर्धसैनिक बलों का प्रयोग राज्य की प्रार्थना पर राज्य में शांति बहाल करने के लिए किया जाता है। भाई, राज्य सरकारें अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता कब पड़ती है? जब राज्य मान लीजिए कोई अव्यवस्था उत्पन्न हो गई हो, कोई आंदोलन चल रहे हो या कोई दंगे फसाद की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ही राज्य सरकार के कहने पर अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन इस संदर्भ में भी क्या था कि केंद्र सरकार मनमाने तरीके से प्रयोग करने लगे हैं। अर्थात इसका प्रयोग केंद्र ने मनमाने तौर पर किया। 1968 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने पर केंद्र सुरक्षा बलों को केरल में तैनात कर दिया गया था। उसके बाद 1900 पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री ज्योति बसु ने भी नवरुद्ध प्रसाद के विरोध में किया था। अर्थात कहने का मतलब ये कि ये शक्ति जो केंद्र और राज्य के बीच में टकराव वाली जो स्थिति थी वो लगातार और निरंतर बनती ही जा रही थी। चाहे अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति का मुद्दा हो, चाहे राज्यपालों की नियुक्ति का मुद्दा हो। और अनुच्छेद 356 यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग। राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग। राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की मांग। देखिए, ये भी एक प्रकार से एक ऐसा प्रयोग और असंवैधानिक तरीके से लिया गया। बस राज्य के विरोध, यदि राज्य के अंतर्गत कोई विरोधी दल की सरकार अस्तित्व में है तो उसे गिराने के लिए एक प्रकार से ऐसे षड्यंत्र किए जाते हैं अनुच्छेद 356 के प्रयोग के द्वारा कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो एक प्रकार से केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और उनके द्वारा एक प्रकार जैसा केंद्र सरकार कहते हैं और राज्य की जो सरकार होती है उन्हें एक प्रकार से भंग करने का कार्य किया जाता है। यानी कि राज्य की सरकारों को अस्थिर करने का कार्य राज्यपाल के द्वारा समय समय पर किया जाता है और समय से पहले वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी जाती है। ऐसा भी कई बार देखने को मिला था और इस अनुच्छेद 356 का प्रयोग अब तक कहीं 100 बार से ज़्यादा बार हो चुका है, 100 से अधिक बार, 100 से भी अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा चुका है। देखिए, सामान्यतः क्या होता है इसमें कि 1987 पंजाब में सूरजीत सिंह बरलाला सरकार थी, उकराने तमिलनाडु करुणानिधि सरकार थी। 1992 के अंतर्गत राजस्थान में अब तक इस प्रकार के 4 बार, राजस्थान में 4 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा चुका है। 4 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा चुका है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग एक प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी कारण 1994 संसदीय चुनाव के पश्चात इस बात पर बल दिया गया कि अनुच्छेद 56 का दुरुपयोग बंद किया जाए
चाहे इस संबंधित संविधानों का संशोधन ही क्यों न करना पड़े। अब देखिए 1996 में आते आते इन पॉलिटिकल दलों को ऐसा महसूस होने लग गया कि इन अनुच्छेद 356 का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसके दुरुपयोग को हमें रोकना चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं अब हमें कुछ, चाहे संविधान में संशोधन करने की बात हो तो संविधान में संशोधन में हम लोग करेंगे। इसलिए इन्होंने एक प्रकार से एक अपनी विडंबनाएं रखी कि समय रहते इसमें कर लो, अन्यथा आने वाले दिनों में और भी स्थितियाँ मौजूद। अब देखिए राज्य सरकारों को भी शिकायत है कि वित्त के जो साधनों पर नियंत्रण है, यानी कि योजना एक नामक एक संगठन की स्थापना की गई और योजना एक को एक दायित्व दिया गया है कि वित्त के संबंधित जितने भी जो निपटारे हैं वो योजना एक के माध्यम से संबंधित है, जो निपटारा किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार राज्यों पर निरंतर दबाव बनाती रहती है, अर्थात ये भी धीरे धीरे एक प्रकार से केंद्र सरकार ने योजना एक पर भी अपना कब्जा कर लिया। देखिए योजना आयोग 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, योजना आयोग की। और केंद्र सरकार और राज्य के बीच में जो वित्तीय जो संसाधन थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी योजना आयोग को दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे केंद्र सरकार ने किया क्या कि राज्य के जो वित्तीय संसाधन थे उनके ऊपर धीरे धीरे, यानी कि इस योजना आयोग पर भी एक प्रकार से केंद्र का ही आधिपत्य स्थापित हो गया और राज्य देखते ही रह गए। जो अनुदान का जो बंटवारा था वो निश्चित और राज्यों की आवश्यकता अनुसार न होकर शीर्ष में सत्ताधारी दल की इच्छा के अनुसार ही किए जाने लग गया। अर्थात ये योजना एक इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वित्त मंत्रालय को भी इसकी पृष्ठभूमि के रूप में कर दिया गया। योजना के अध्यक्ष सब प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री जो चाहेगा वैसा ही होगा। अर्थात वित्त के क्षेत्र में भी राज्यों को एक प्रकार से नगण्य के रूप में इनकी स्थिति उत्पन्न कर दी गई। केंद्र द्वारा प्रसार, यानी कि जो दूरदर्शन संबंधित जो कार्य थे वो भी एक प्रकार राज्य की शिकायत थी कि ऐसा माना जाता है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रयोग भी केंद्र अपने हितों के लिए करता है। अर्थात राज्य की जो अच्छी बातें हैं वो दूरदर्शन के ऊपर कहीं प्रसारित नहीं की जाती, अर्थात केंद्र सरकार अपनी अपनी बातों को वहाँ पर दिखाई देते रहते हैं। तो ये स्थिति टकराव की स्थिति बनती जा रही है। अखिल भारतीय सेवा को स्वतंत्रता के बाद में बनाए रखने के पीछे राष्ट्रीय एकता की भावना थी। अखिल भारतीय जो सेवाएँ हैं उनकी जो भर्तियाँ निकालने का कार्य वो भी एक प्रकार के टकराव की स्थितियाँ, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा ये संगठित होती है, उसी के द्वारा नियंत्रण होती है और सेवा शर्तें भी केंद्र सरकार अथवा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये भी एक प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राज्यों का भी ये मानना कि विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रखे जाते हैं। तो ये कई क्षेत्रों में एक प्रकार से केंद्र और राज्य के टकराव के मुद्दे हैं वो लगातार निरंतर बने हुए हैं और इन विवादों का जो विवाद की स्थिति मुद्दे हैं वो आज भी लगातार और निरंतर बने और इनका कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा। क्योंकि देखिए जब राज्य के अंतर्गत जो एक दल की सरकार अस्तित्व में तभी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। अब फिर से देखते संभावना ऐसी व्यक्त हो रही है क्योंकि केंद्र में और अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो हो सकता है कि जो राज्य और केंद्र के बीच में जो विवाद के मुद्दे उन विवादों का निपटारा हो जाए, ऐसा मेरा भी मानना है कि होना भी चाहिए। लेकिन देखते हैं भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, क्या इन मुद्दों को निपटारो, इन मुद्दों का जो समाधान है वो निकाला जाएगा। और कल हम पढ़ेंगे संघ राज्य संबंधों पर पुनर्विचार और सरकारिया आयोग की स्थापना। सरकारिया आयोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।